हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखिए, आज से हमारा एक बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और जिसमें हम कंपटीशन एग्जाम की जो इंग्लिश है उसको पढ़ने वाले हैं। अब ये जो इंग्लिश है ना, आपकी किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकती है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने ही राज्य के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिन जिन एग्जाम्स में इंग्लिश आती है उन सब के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो है ये हमारी क्लासेस रहने वाली हैं। एक बात और, हम जो इनको फोकस करके पढ़ेंगे वो आपके जो टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीडीएस हो गया, इसके अलावा ये सीएचएसएल और एमटीएस में भी आपके लिए जरूरी होगी। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो बैच होने वाला है ना, ये उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, बिल्कुल जहां से इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वहां से हम अपने इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादातर जो फोकस है वो हमारा रहेगा 2024 के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए। ठीक है, और बाकी इंग्लिश तो कभी चेंज होगी नहीं। हाँ, पैटर्न जरूर चेंज हो सकता है कि भाई अब क्वेश्चन को इस तरह पूछ रहे हैं, एक दो साल रुक के किसी और तरीका से घुमा के पूछ ले, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे सब चीज में। ठीक है, चलो तो हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें रटनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही समझेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो है सबसे छोटी बात हम करेंगे कि इंग्लिश में जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उन सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। देखो, कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाओगे तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा ही बाकी के जितने भी फॉर्मूले वो बन जाएंगे। अगर आपको ये याद है ना तो आप गड़बड़ नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे। पहले धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं है कि आज पहली क्लास में ही आप जाके क्वेश्चन सोल्व करने लगो, तो आज क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ हम देखने वाले हैं कि सेंटेंस बन कैसे रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, फिर आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों को यहां तक प्रॉब्लम होती है कि उनको ये नहीं पता कि ये सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। कोई बात नहीं, सीख जाओगे। देखो, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ये रहता है सिंपल सेंटेंस के लिए। किसके लिए? सिंपल सेंटेंस। कोई भी आप साधारण वाक्य बनाते हैं ना जब, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अलावा भी ऐसा तो है नहीं कि सेंटेंस सिर्फ ये 4-5 वर्ड्स का होगा, नहीं, सेंटेंस तो बड़ा भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी आपके अदर वर्ड्स बच गए हैं वो सब आपको लास्ट में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, या फिर आपके सेंटेंस में भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे। अब देखो, ये हो गया साधारण सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला। यदि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें, क्योंकि आपके नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अब जब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद लिखो हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिखना है नोट। क्या लिखना है? नोट। और आपका जो सेंटेंस होगा ना उसमें भी आपको नेगेटिव जो सेंटेंसेज हैं उनमें जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट मिलेगा। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो नोट है ना, ये नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। आप इसको कभी भी सब्जेक्ट के बाद नहीं लगा सकते, कभी भी वर्ब के बाद भी आप नोट नहीं लगा सकते। अब जैसे इसके बाद वर्ब आने वाली है, ठीक है, वर्ब हमने लिख दिया और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप नोट को लगा दोगे पूरे सेंटेंस में, नहीं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगेगा और उसके बाद वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो, इस सेंटेंस में हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब थी इसके बाद नोट को एक्स्ट्रा लगाया है नेगेटिव बनाने के लिए। बाकी देखो, उसके बाद वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और उससे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपकी है। ठीक है, अब यदि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी से कोई सवाल करते हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो, पहली बात तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है ना वो दो तरह से बनते हैं। एक तो वो हेल्पिंग वर्ब की जो हेल्प से बनेंगे, दूसरा वो WH फैमिली वर्ड्स की हेल्प से बनते हैं। तो चलो दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर हेल्पिंग वर्ब और इधर हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से कैसे बनेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसको सबसे आगे लिखना पड़ता है।
तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी सबसे आगे। अब जब हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी तो अब उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब यहां से गायब हो गई, अब उसके बाद डायरेक्ट क्या बची है, वर्ब बची है, ठीक है। तो वर्ब लिख देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद अदर वर्ड्स जो है सेंटेंस के वो आ जाएंगे। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से आप किसी से कोई सवाल करोगे या जो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो बने, ठीक है। इसके बाद देखो जब हम WH फैमिली वर्ड्स की हेल्प से बनाते हैं तो कुछ नहीं, बस सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स लिखो। अब WH फैमिली वर्ड्स में कैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, है ना, ये सब के सब WH फैमिली वर्ड्स हैं, क्योंकि इनमें W और H आता है इसलिए इन्हें WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं। इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा या फिर आपके जो अदर वर्ड्स है वो आ जाएंगे। अब चाहे तो आप इनको ऐसे समझ के लिख लो, ऐसे समझ के याद कर लो, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप इनको मतलब समझ नहीं पा रहे हैं तो कुछ भी करो, चाहे कॉपी पेन लेके 10 बार इनको लिख के देखो, 50 बार लिख के देखो, जब तक सही ना हो तब तक लिख के देखते रहो, प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है। तो जब आपके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, 3 स्ट्रक्चर है, वह ज्यादा नहीं है, जब ये स्ट्रक्चर आपके याद हो जाएंगे तो समझ लो एक जो छोटा सा बेसिक होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का वो आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिख दिया। इंटरोगेटिव 2 तरह के बनते हैं, एक WH फैमिली वर्ड की हेल्प से और एक हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट से आगे लिख दो, बस बाकी जो कुछ बचा है उसको लिख दो, ठीक है, बन गया। WH फैमिली वर्ड लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से इसी वाले स्ट्रक्चर को इसमें उतार दो। आपका जो सेंटेंस है वो दोनों तरह से, एक तो WH फैमिली वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव में बन जाएगा, ठीक है। ये होता है इनका छोटा सा बेसिक। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक यही आपको सीखना है। जब आप इसको रट लोगे, अब हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। चलो तो अच्छा देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इस पर आपको फायदा ये होगा कि हमारी जो भी क्लासेस की PDF वगैरह होती हैं, जो भी अपडेट्स होती है, नोटिफिकेशन होती है, आपको इसी ग्रुप पर मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो टेलीग्राम उस पर सर्च करो अल्फा स्पोकन इंग्लिश, मिल जाएगा, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है मिलने वाला है इसका लिंक, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारे सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा था, है ना। सब्जेक्ट कहां पर आ रहा था, सबसे पहले। अब अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखो, एक बात गांठ बांध लो बिल्कुल, कि ये जो सब्जेक्ट है ना 2 ही वर्ड्स का होगा, या तो सब्जेक्ट नाउन का होगा या सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन का होगा। अब ये नाउन और प्रोनाउन क्या है, नाउन कुछ भी नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम है या वस्तु का नाम है, कोई भी चीज आपके आसपास देखो, आपके आसपास बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, यदि आप उन चीजों को उनके नाम से ही बुला रहे हैं, उनके नाम से ही उनको बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो उस वस्तु का नाम है, और नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और इस नाम को ना लेकर के इसकी जगह अगर हम कुछ और वर्ड इस्तेमाल कर दें तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी मैं आपको इनके अभी बता देता हूं किस तरह के वर्ड्स आपको इनमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ना थोड़ी हिंदी भी मिक्स करूंगा और इंग्लिश भी, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आ सके, और इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। नाउन में किस तरह के, देखिए किस तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में होगी, अच्छा आप घर में नहीं, अपने जो आप रूम में बैठे हुए हो, जहां आप देख रहे हो वीडियो को, वहीं पे देखो आपके छत के ऊपर क्या है, पंखा है, ठीक है, पंखा लिख देंगे, ठीक है। और आपके रूम में एक कुर्सी भी होगी, कुर्सी है ना, फोन भी होगा, ठीक है। इसके अलावा मेज भी होगी। अब इनका जो इंग्लिश में नाम है वो आप लिख सकते हैं, फैन, चेयर, फोन, टेबल, ठीक है, इस तरह से। तो ये जितने भी नाम है ना इस तरह के, ये सब के सब क्या है, आपके नाउन के अंदर आते हैं। लेकिन अब ये प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन में किस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक बात और आपको याद रखनी है, अभी तो मैं इंग्लिश मतलब हिंदी लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी,
लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम हिंदी का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही प्रयोग करने वाले हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए आप, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है काम, ठीक है। आगे जाते जाते जैसे जैसे जो कोर्स का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ये हिंदी के वर्ड से सभी गायब होते चले जाएंगे और इंग्लिश जो है यहाँ पे आती चली जाएगी, ठीक है। अब प्रोनाउन में किस तरह के वर्ड्स होते हैं, अच्छा आपने ये तो देखा ही होगा, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सबके सब प्रोनाउन है। क्या है? सबके सब प्रोनाउन है। तो यही आपको सब्जेक्ट के जगह पर देखने को मिलेंगे। आपका जो सेंटेंस होगा उसमें यही वर्ड्स हैं जो आपको सब्जेक्ट की जगह पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी के सभी वर्ड्स आपको कहां पर मिलेंगे? सब्जेक्ट की जगह देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब चलो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूं, एक सबसे छोटा एग्जाम्पल है, मैंने बोला ही इज गोइंग। अभी आपको इसकी हिंदी या फिर हिंदी ट्रांसलेशन करके नहीं देखना है, हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ पहचानना है। तो देखो यहां पर ही आ गया, ठीक है। तो ही क्या है? हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने बोला दे हैज, ठीक है, या फिर दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो हम लिख देते हैं दे हैव डन, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो दे है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने बोला आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, तो ये आई क्या है? आई हमारे यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी के सभी वर्ड्स क्या हैं? हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो यहां से आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चला होगा। अब जो बच्चे हिंदी में देखना चाहते हैं कि हिंदी में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, देखो हिंदी में जो प्रोनाउन है उसको बोलते हैं सर्वनाम और जो नाउन है उसको बोलते हैं संज्ञा। अब हिंदी में आपको कैसे वर्ड्स मिलेंगे? वह, मैं, तुम, आप, वो, हम, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना हिंदी के, ये ही हैं आपके क्या? प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि हिंदी के सर्वनाम। इन्हीं को इंग्लिश में हमने लिख दिया, ही, शी, इट, यू, ठीक है, दे, आई, इनको इंग्लिश में लिख दिया बस ट्रांसलेशन करके। तो ये सिर्फ थोड़ा शब्दों का हेर फेर और कुछ नहीं है। इनको प्रोनाउन बोल देते हैं, इनको क्या बोल देते हैं? सर्वनाम बोल देते हैं हिंदी में। बाकी इनका हिंदी में ट्रांसलेशन ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपके समझ में आया? सब्जेक्ट में यही वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, इससे ज्यादा आपको कहीं पर फोकस नहीं करना है। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई इन्हीं वर्ड्स का होगा, सब्जेक्ट कई कई वर्ड्स का मिलकर भी हो सकता है। उसको हम जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे समझते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही दिन में ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में आपको सारी इंग्लिश आ जाएगी। चलो अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया, अब आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या काम करेगी सेंटेंस में? हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम बताएगी। क्या बताएगी? टाइम। हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम बताएगी, ठीक है, कि हमारे सेंटेंस में जो वर्ब है, जो काम है वो कब हुआ है, तो उसका जो समय है ना वो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा, ठीक है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब में किस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, डू, डज, डिड, हैज, हैव। और इसके अलावा ये जो मॉडल वर्ब है ये भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही काउंट होंगे आपकी, क्योंकि वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में, एक तरफ ये हैज है जो बी, डू, हैव वाली कैटेगरी है वो आती है, एक तरफ आपके मॉडल वर्ब्स आते हैं, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया कैसे वर्ड्स हैं। आपको पहले वर्ड्स को ही याद करना है कि हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर आएगा, वाज, वर आएगा, हैज, हैव आएगा, डू, डज आएगा, विल आएगा, ये सारे वर्ड्स किस में आएंगे? हेल्पिंग वर्ब में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे किस में आएंगे? सब्जेक्ट में आएंगे। पहले इन वर्ड्स को आपको पहचानना है, ठीक है। पहले छोटे छोटे इन वर्ड्स को याद रखो, इनको पहचानो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरी वीडियो ही तब देखनी है जब इस वीडियो का पूरा कंटेंट आपको क्लियर हो जाए। अब देखो मैंने लिखा है ही इज माई ब्रदर। अब मैंने इसकी हिंदी भी साइड में लिख दी है कि वह मेरा भाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये इज लिखा हुआ है ये ही क्या है? अभी मैंने बताया था ही, सी, इट किसके अंदर आता है? सब्जेक्ट के। अभी देखो इन वर्ड्स में है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव सब है, ठीक है। तो इज क्या है हमारी यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। तो ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। आई एम आस्किंग यू समथिंग, मतलब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ठीक। आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उन वर्ड्स से मैच हो गई, ठीक है। तो वैसे भी जो हेल्पिंग वर्ब है ज्यादातर आपको सब्जेक्ट के बाद देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है श्याम हैज टू ब्रदर्स, श्याम के दो भाई हैं। श्याम क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम सब्जेक्ट होता है,
ठीक है, सब्जेक्ट में आ सकता है। और सम जो है सब्जेक्ट होने के साथ साथ क्या है, नाउन भी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हैज। हैज हमारी क्या है, हैज हमारी है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और टू ब्रदर्स हमारे अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, दिस इज माई मोबाइल। तो ये जो दिस है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया है, एक तरह से हमने यहाँ पर मतलब मोबाइल को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है कि ये मोबाइल के लिए तो इस्तेमाल किया गया है दिस। भाई मैंने अपने हाथ में फोन निकाला, ठीक है, ये रहा फोन, और मैंने बोला दिस इज माई मोबाइल। ठीक है, तो मैंने दिस इसी के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, दिस इज माई मोबाइल। तो एक तरह से यही आपका सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इज लिखा हुआ है, ये इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो केम आया है, यहाँ पर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगी, और केम हमारी वर्ब है, तो इसको वर्ब वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ही सपोर्टेड मी। ठीक है, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। हैव क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो छोटे छोटे से आपको जो सेंटेंसेज हैं पहले उनसे शुरुआत करनी है और उनसे पहचानना स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को पहचानने लगोगे सेंटेंस में, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है सेंटेंस में एरर ढूंढने में, क्योंकि वो एरर ही ऐसे देंगे। अब जैसे हैज है, हैज के साथ मान लो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो आपको सेकंड फॉर्म दे देंगे, वो आपको फोर्थ फॉर्म दे देंगे, फिफ्थ फॉर्म दे देंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझिए, इनका फंक्शन समझिए। फंक्शन क्या है, हमारा मेन मुद्दा होता है ये, क्या होता है ये। ठीक है, अब देखो ये जो है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा इसको क्या हेल्पिंग वर्ब चाहिए। मान लिया आपका सब्जेक्ट है ही, तो ही बताएगा कि इसको, अब जैसे आपका इज है, एक एम है और एक आर है। ठीक है, तो ये ही बताएगा कि इसको इनमें से क्या चाहिए। ऐसा नहीं आप अपने मन मुताबिक ही के साथ एम लगा दोगे, आर लगा दोगे, नहीं, ये ही बताएगा कि क्या इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो मतलब हमारा सब्जेक्ट बताता है कि उसको कौन सी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को बताएगा। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये बताएगी वर्ब की फॉर्म को, कि इसको कौन सी वर्ब की फॉर्म चाहिए। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब में आ गया हैज। अब हैज को भैया जैसे मान लो लिखा हुआ है गो, वेंट, गॉन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है हैज के साथ आप गो लगा दोगे, वेंट लगा दोगे, गॉन लगा दोगे यूं उठा करके, नहीं। इसने बोला है कि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। एरर कैसे देंगे, वो यहाँ पर वेंट लगा देंगे, गो लगा देंगे, और यही एरर होते हैं। एरर कुछ नहीं होता, अगर आपको फंक्शन समझ में आ गए सेंटेंस को बनाने के, तो बस एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी कि इसको क्या चाहिए। अब जैसे यहाँ पर तो हैज था, मान लो यहाँ पर आ गया डज। अब डज के बाद बताओ कौन सी लगाऊं, क्या मैं दोबारा यहाँ पे गोन लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। अब भाई डज को चाहिए क्या, गो, क्योंकि डज को चाहिए वर्ब की पहली फॉर्म, इसको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज एम आर को चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये बताती है कि इसको वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करता है वर्ब की फॉर्म। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि यूं ही हम इनको उठा के बना देते हैं, नहीं। ठीक है, और ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब इस ऑब्जेक्ट पर की जाती है, यानी कि ये जो काम है ना, ये इस ऑब्जेक्ट पर किया जाता है, इस पर किया जाता है, और इस काम को करता है ये है जो करता है काम को, और इस काम को इस पर किया जाता है। ठीक है, इस तरह से इनको आपको याद भी रखना है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर ये जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपको समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आगे के वर्ड्स लिखे जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आपकी आने वाली है। ठीक है, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको वैसे हम आगे भी देखेंगे। ठीक, चलो, अब हम देखने वाले हैं वर्ब के बारे में। अच्छा, ये जो वर्ब है ना, इसके बारे में आपको बताता हूं। जो वर्ब है, ऐसे मत बोलना कि वर्ब का मतलब सिर्फ काम ही होता है, कार्य ही होता है ना, चलना फिरना, खाना दौड़ना, सर यही वर्ब है, नहीं। देखो, ये जो वर्ब है ये दो प्रकार की वर्ब होती है। एक तरफ आपकी आती है मेन वर्ब, क्या आती है, मेन वर्ब। एक तरफ आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और एक तरफ आपके आ जाएंगे मॉडल वर्ब। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपके आता है बी, डू, हैव। अब ये क्या फंडा है भाई, ये अलग से क्यों लिखा गया। देखो, ये जितने भी आपके इज एम आर वाज वर आते हैं ना, ये सब के सब बी के अंदर आएंगे, डू डज डिड डू के अंदर आएंगे, हैज हैव हैड हैविंग ये सब के सब हैव के अंदर आएंगे। और इधर मॉडल वर्ब्स में कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया,
वुड हो गया, शुड हो गया, मे, माइट, मस्ट, ये सब के सब मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं। तो आपसे कोई पूछे भाई वर्ब क्या है, तो आप बोलना कौन सी वर्ब। भाई वर्ब तो दो तरह की है, एक तरफ हेल्पिंग वर्ब है, एक तरफ मेन वर्ब है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह की अलग से, एक मॉडल वर्ब के अंदर आती है और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इनको बोलते हैं। वैसे मॉडल वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है, एक मेन मॉडल होती है, एक सेमी मॉडल होती है, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वरना पहले दिन ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब इधर से ये जो मेन वर्ब है ना, अभी इसमें मैं ज्यादा आपको नहीं उलझाऊंगा, इतना याद रखो कि जो वर्ब की फॉर्म्स आप पढ़ते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की मेन वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? मेन। इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, एक्शन वर्ब के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? मेन वर्ब होती है। अब ये जो वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है ये मेन वर्ब है, ठीक है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमने पढ़ ही लिया, अभी पीछे पढ़ी थी ना जमार, वाजवर, हैजर के बारे में, ठीक है। अब ये जो वर्ब है इसी की फॉर्म्स चलती है। तो मैंने भी लिखा है वर्ब दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। अब ये जो वर्ब है इसमें किस तरह के काम आते हैं, ये देखो। जो हम फिजिकल रूप से एक्शन करते हैं ना, अभी आपको सिर्फ ये याद रखने, जैसे हो गया गो, कम, प्ले, टेक, गिव, रीड, इस तरह के वर्ड्स जो हैं, आस्क, टेल, वॉच, ये सब के सब मेन वर्ब है। यानी कि हम अपने शरीर के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जितने भी एक्शन कर रहे हैं, वो सबके सब किसके अंदर आते हैं? मेन वर्ब के अंदर आते हैं, ठीक है। सबके सब मेन वर्ब के अंदर आते हैं। तो यहां से हमें इतना पता चल गया, ठीक। अब बारी आती है किसकी? अब बारी हमारी आती है, अच्छा देखो, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है। आप इसको प्ले स्टोर से डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलने वाला है, ठीक है। ये इसका लोगो है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा। इस पर भी हमारे कोर्सेज वगैरह चलते रहते हैं, अगर आपको कोर्स वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये जो कोर्स है ना, एसएससी का हो या बैंक लेवल का हो, कोई भी हो, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो कोर्सेज हमारे रहेंगे सभी के लिए यूजफुल हैं। और जो भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, वो भी सभी कोर्सेज, मतलब जो आपके एग्जाम है उन सब के लिए यूजफुल है, ठीक है। और अगर आपको कोई इशू आता है ऐप में या फिर कुछ चीज आपको पूछनी है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। अब देखो, जिस तरह से आपका सब्जेक्ट दो तरह का था, या तो वो नाउन के द्वारा बन सकता था या प्रोनाउन के द्वारा, इसी तरह से ऑब्जेक्ट में भी दो ही वर्ड्स होंगे, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। यानी कि सब्जेक्ट की तरह ही आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट में दो वर्ड्स थे ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भी दो वर्ड्स हैं, या तो वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। अब देखो, यहाँ पर टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ज्यादा आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जितना मैं बताऊं उतना ही आप समझ लोगे, समझ लो आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश को कितना भी पढ़ लो सब कम है, ठीक है। कितने ही रूल्स याद रख लो सब कम है। लेकिन यदि हम सिर्फ, अच्छा देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो हिस्ट्री के लिए या फिर जीके के लिए 4-5 किताबों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई फायदा हुआ नहीं, कितनी ही पढ़ लो, 10 पढ़ लो, 15 पढ़ लो, 20 पढ़ लो, खत्म तो होने वाली है नहीं, ठीक है। ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो पीएचडी कर जाऊंगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चा एक ही किताब को अच्छे से 4-5-10 बार पढ़ रहा है, 10 किताबों की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ रहा है, तो उसको फायदा होने वाला है, क्योंकि उसको सारी चीजें याद रहेंगी। उस किताब में से अगर कुछ गलती से एग्जाम में आ गया तो वो उसको फिनिश कर देगा, लपेट देगा एग्जाम में, है ना। लेकिन अगर मान लो आपने 10 किताबें पढ़ ली, अब ये तो पक्का है उन 10 किताबों में से आएगा जरूर, लेकिन जरूर नहीं है कि आपको वो 10 की 10 किताबें याद रहे, नहीं रहेंगे याद, ठीक है। तो आपको लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है, तभी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे इंग्लिश में। ऐसा नहीं है सब कुछ पढ़ लिया, नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ो, कम से कम चीजें जो है मतलब आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ लिया, सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकती है। और मैं जो भी कुछ आपको इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, आप देखना जब ये हम टॉपिक्स को खत्म कर देंगे तो आप उसके ना जो क्वेश्चन उनको लगा के देखना, 100%, 10 में से 9 क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि भाई अलग से ही पता नहीं कहाँ से उतर के आ जाता है, ये हर एग्जाम में होता है। बाकी प्रीवियस ईयर के कितने भी आपके क्वेश्चन हो, 10 में से 9 क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो है ना ऑब्जेक्ट, ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक होता है आपके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये आपके प्रीपोजिशन के बाद ही आ जाता है, लेकिन बात आती है वर्ब के ऑब्जेक्ट की, क्योंकि अभी मैंने आपको बात की थी जब मैंने पीछे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझाया था कि सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, और मैंने ये बताया था कि ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट पर की जाती है ना। अब देखो, ये वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये हमें कैसे पता चलेगा,
तो यहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है, वर्ब के बाद जो शब्द व्हाट या फिर whom का रिप्लाई देता है वह शब्द ही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। क्या क्या रिप्लाई देता है? व्हाट का और whom का। व्हाट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब होता है किसको। ठीक है, अब देखो जो इन दो वर्ड्स का रिप्लाई कर देगा, यदि दो में से एक का भी रिप्लाई आता है तो समझ लो वो ही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो ही चीजों के हैं, अभी फिलहाल ये याद रखना है, एक तो वर्ब का है और एक प्रीपोजिशन का है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तुरंत उसके बाद आ जाता है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट, मान लो सेंटेंस घना ही लंबा है, ऑब्जेक्ट नहीं पहचान में आ रहा है, तो जो वर्ड व्हाट का और whom का रिप्लाई दे रहा है वो ही ऑब्जेक्ट है। और प्रीपोजिशन के बारे में क्या लिखा हुआ है? प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो शब्द आ जाता है वही उसका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलो अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। देखो यहां पर लिखा हुआ है ही स्लैप्ड हिम, उसने उसे थप्पड़ मारा। ठीक है, अब ये जो आपको सवाल करना है ना, जो पीछे मैंने बोला था व्हाट और whom का जो सवाल है, ये आपको करना किससे है? ये आपको करना है सवाल वर्ब से, काम से, जो भी काम वहां पर हुआ है उससे सवाल करना है आपको। ठीक है, अच्छा देखो ही सी इट, ये तो अलग ही पहचान में आ रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पे इज एम आ रहा है, ना वाज वर है, ना हैज हैव है, ना डू डज है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब तो इस सेंटेंस में है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें वर्ब है, वर्ब क्या है? स्लैप्ड। स्लैप्ड का मतलब है कि जो थप्पड़ मारते हैं ना उसको स्लैप्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर लिखा हुआ है थप्पड़ मारा, क्या मारा मतलब थप्पड़ किसको, क्या मारा, कोई जवाब नहीं आ रहा, किसको मारा? उसे मारा। ठीक है, तो जवाब आ गया उसे, यानी कि ही स्लैप्ड हिम। तो ये जो हिम है ना, ये ही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो व्हाट और whom का रिप्लाई यहाँ पे आ रहा है? हिम में आ रहा है। तो किसको थप्पड़ मारा? हिम को थप्पड़ मारा। ठीक है, तो हिम यानी कि उसे थप्पड़ मारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक चीज देखो, ये जो हिम लिखा हुआ है ये आपका किसके अंदर आता है? अच्छा नाम तो है नहीं किसी का, तो ये किसके अंदर आएगा? प्रोनाउन के अंदर आएगा, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हैं, ही सी इट, आई वी यू दे, है ना, हिम हर, ठीक है, आई माई माइन, ये जितने वर्ड्स हैं ये सब के सब आपके प्रोनाउन के अंदर आते हैं। यहां पे लिखा हुआ है दे बीट राहुल। ठीक है, अच्छा दे बीट राहुल। अब यहां पर देखो दे जो है ये क्या है? दे हमारा सब्जेक्ट है, अलग ही पहचान में आ रहा है। बीट हमारी क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो बीट का मतलब क्या होता है? किसी को पीट देते हैं जैसे, ठीक है, पीटना होता है। तो दे बीट राहुल, वे राहुल को पीटते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब यहां पर ये बीट क्या है? वर्ब है। अच्छा क्या पीटते हैं? जवाब नहीं आया। किसको पीटते हैं? राहुल को पीटते हैं। किसको का जवाब आ गया, तो किसको, यानी कि राहुल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखो वी आर, अच्छा वी आर नहीं है, वी ईट आएगा यहाँ पे। ठीक है, मिस टाइप है, वी ईट मैंगोज। ठीक है, तो मतलब क्या लिखा हुआ है कि हम आम खाते हैं या हम आमों को खाते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये वी क्या है हमारा? वी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ईट क्या है? वर्ब है। अच्छा क्या खाते हैं? आम खाते हैं, आ रहा है जवाब। किसको खाते हैं? आम को खाते हैं, दोनों का जवाब आ गया। मतलब ये मैंगो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो क्या का और किसको का, यानी कि व्हाट का और whom का जवाब देगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो बस यही है, थोड़ा बेसिक है आपको। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ये सेंटेंस है। मैंने बोला राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर, राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर। पहली बात तो राहुल किसी का नाम है, तो राहुल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज एम आर वाज वर हैज हैव हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। अच्छा ये जो वर्ब है ना, वर्ब, ये वर्ब में ही हमेशा आईएनजी आपको लगी मिलेगी, वर्ब में ही एसईआईएस लगा मिलेगा, वर्ब की ही सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो देखो आईएनजी लगी हुई है, अलग से पिछन की वर्ब है। ठीक है, तो राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर। अब इस वर्ब से हमें सवाल करना है कि राहुल, पीने से सवाल करना, राहुल क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। किसको पी रहा है? पानी को पी रहा है। तो दोनों का जवाब क्या आ रहा है? वाटर आ रहा है। तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ड्रिंकिंग हमारा एक तरह से यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिया वाज ईटिंग फूड, देखो आईएनजी वाली वर्ब फिर से आ गई। ठीक है, तो ईटिंग, प्रिया क्या है? सब्जेक्ट है, वाज वर्ब क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ईट ईटिंग। ठीक है, तो क्या खा रही है? खाना खा रही है। तो ये क्या मतलब? फूड का जवाब आ गया ऑब्जेक्ट की तरह। तो फूड क्या है? हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। पापा इज बीटिंग ललित, तो पापा क्या कर रहे हैं? ललित को पीट रहे हैं। तो पापा तो हमारे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, क्या हो गए? सब्जेक्ट। इज हमारा क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। अब बीट, बीट मतलब होता है किसी को पीटना। अच्छा बीटिंग लिखा हुआ है, तो इससे ही सवाल करना है, वर्ब से सवाल करते हैं। किसको पीट रहे हैं? अच्छा पहले देखो क्या